पिता का निवेश, सपनों की उड़ान। अध्याय 1। रामू का संसार और एक सपना। भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां सूरज की किरणें खेतों में मेहनत कर रहे किसानों के चेहरों पर एक नई उम्मीद जगाती थीं, वहीं रामू अपने घर के आंगन में बैठकर अपने सपनों का ताना बाना बुन रहा था। रामू एक साधारण मजदूर, जिसकी हथेलियां और चेहरा जीवन भर की धूप और मेहनत से तपकर सख्त हो गए थे। उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने इकलौते बेटे रोहन के लिए थी। रोहन एक 7 साल का होनहार बच्चा, जिसकी आंखों में दुनिया को समझने की उत्सुकता और कुछ कर दिखाने की ललक साफ झलकती थी। रामू और उसकी पत्नी शांति का जीवन अभावों से भरा था। उनकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी, जिसमें टूटी फूटी चारपाई और कुछ मिट्टी के बर्तन ही उनकी संपत्ति थे। रामू सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी तो कभी किसी साहूकार के यहाँ बोझ ढोना। हर शाम जब वो थका हारा घर लौटता तो शांति उसे एक गिलास पानी और सूखी रोटी देती। उस वक्त उसकी सारी थकान रोहन की मासूम हंसी देखकर दूर हो जाती थी। रामू का एक ही सपना था, रोहन को पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। वो नहीं चाहता था कि रोहन भी उसकी तरह दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा पाए। वो चाहता था कि रोहन एक साहब बने, कलम चलाए और सम्मान का जीवन जिए। ये सपना उसके दिल में गहरे तक बैठ गया था। पर इस सपने को साकार करने के लिए पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, और रामू की जेब हमेशा खाली रहती थी। कैसे होगा ये सब? वो अक्सर रात को सोचते सोचते करवटें बदलता। शांति को भी चिंता होती, इतनी गरीबी में बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? पर रामू ने मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहन के लिए हर कुर्बानी देगा। उसे पता था कि सिर्फ कड़ी मेहनत से ही नहीं बल्कि सोच समझकर किए गए त्याग से ही ये संभव होगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो रोहन के भविष्य के लिए एक एक पैसा बचाएगा, भले ही उसे अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को मारना पड़े। उसके लिए रोहन का उज्जवल भविष्य ही सबसे बड़ा निवेश था। अध्याय 2। संघर्ष की आहट और गोपाल काका का आगमन। रामू की मेहनत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर गांव के बाहर के खेतों में भी काम खोजने लगा, जहां मजदूरी थोड़ी बेहतर मिलती थी। शांति उसे समझाती, अपने शरीर का भी ख्याल रखो रामू, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो क्या होगा? पर रामू एक ही बात कहता, रोहन के लिए शांति, सब रोहन के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प दिखता था। वो अपनी हर छोटी खुशी को ताक पर रखने लगा था। जिस चाय की दुकान पर वो दिन भर की थकान मिटाने के लिए कभी कभी जाता था, वहां भी जाना छोड़ दिया। त्योहारों पर नए कपड़े खरीदने की बात तो दूर, उसने अपने पुराने कपड़ों को ही और पैबंद लगाकर काम चलाना शुरू कर दिया। शांति ये सब देखकर चिंतित होती, पर वो जानती थी कि रामू का ये त्याग केवल रोहन के लिए है। वे दोनों मिलकर घर खर्च में कटौती करने लगे, सब्जियां खुद उगाना, दाल चावल का एक एक दाना बचाना, तेल और मसालों के कम उपयोग करना, ये सब उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पर इन सब के बावजूद महीने के अंत में रामू को हमेशा पैसों की कमी महसूस होती। रोहन की स्कूल फीस, कॉपी किताबें और कभी कभार दवाई का खर्च सब मिलकर उनकी कमर तोड़ देते थे। ये सब कैसी होगा? रामू अक्सर आसमान को निहारते हुए सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी फल नहीं लाएगी? गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, गोपाल काका। वे पहले पोस्टमास्टर थे और अब अपनी पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे। गोपाल काका ने दुनिया देखी थी और उन्हें पैसों की अहमियत और बचत के तरीके खूब पता थे। वे शांत स्वभाव के और ज्ञानी व्यक्ति थे और गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन जब रामू उदास मन से गांव की चौपाल पर बैठा था तो गोपाल काका वहां से गुजरे। उन्होंने रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। क्या बात है रामू, इतने परेशान क्यों हो? गोपाल काका ने पूछा। रामू ने हिचकिचाते हुए अपनी सारी कहानी गोपाल काका को बताई। रोहन का सपना, उसकी अपनी बेबसी और पैसे बचाने में आ रही मुश्किलें। गोपाल काका ने सब ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रामू, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग सराहनीय है, पर सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। तुम्हें अपनी मेहनत को सही दिशा भी देनी होगी। तुम्हें पैसों की बचत और उसे निवेश करना सीखना होगा। रामू ने आश्चर्य से उन्हें देखा। निवेश? वो क्या होता है काका? हम गरीब लोग कहाँ निवेश कर पाएंगे? गोपाल काका मुस्कुराए। अरे रामू, निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता, ये एक सोच है, एक आदत है। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। अध्याय 3। बचत का पहला पाठ, बूंद बूंद से सागर।
गोपाल काका ने रामू को अपने घर बुलाया और उसे समझाया कि बचत सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नींव तैयार करना है। देखो रामू, गोपाल काका ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें ज़रूरत और चाहत में फर्क नहीं पता। ज़रूरत वो है जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, जैसे खाना, घर, कपड़े। चाहत वो है जो तुम्हें अच्छी लगती है पर उसके बिना भी काम चल सकता है, जैसे अच्छी चाय, सिनेमा देखना या नए कपड़े हर त्योहार पर। रामू ने ध्यान से सुना। तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले बचत के लिए निकालो, भले ही वो बहुत छोटा हो। इसे पहले खुद को भुगतान कहते हैं। फिर बची हुई रकम से अपने घर के खर्च चलाओ। गोपाल काका ने रामू को एक छोटी सी कॉपी और एक पेंसिल दी। आज से तुम अपना सारा खर्च लिखोगे, कहाँ कितना खर्च हुआ। 1 महीने बाद तुम खुद देखोगे कि कहाँ तुम पैसे बचा सकते हो। रामू ने उस दिन से ही ये करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर अनजाने में ज़्यादा खर्च कर देता था। 1 महीने बाद जब उसने अपनी कॉपी देखी तो हैरान रह गया। उसने चाय पर जितना पैसा खर्च किया था वो रोहन की 1 महीने की फीस के बराबर था। रामू ने तुरंत अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने चाय की जगह घर से गुड़ और पानी लेना शुरू किया। अपनी मीलों की दूरी पैदल तय करने लगा, जिससे साइकिल का पंचर ठीक कराने के पैसे भी बचे। शांति ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने घर में ही एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया, जिससे सब्जियों पर खर्च कम हो गया। उन्होंने तय किया कि वे महीने में 1 बार ही बाजार जाएंगे, ताकि बार बार छोटी मोटी चीज़ों पर फालतू खर्च ना हो। रामू ने रोहन के लिए एक मिट्टी का गुल्लक खरीदा। रोहन, ये तुम्हारा भविष्य है। इसमें हर दिन 1 रुपया डालना है। ये छोटे छोटे सिक्के मिलकर एक दिन तुम्हारा बड़ा सपना पूरा करेंगे। रोहन को ये खेल जैसा लगा और वो रोज़ खुशी खुशी गुल्लक में सिक्के डालने लगा। रामू ने भी तय किया कि वो हर दिन 10 रुपये उस गुल्लक में डालेगा। ये पैसे उसके लिए मुश्किल से बचते थे, पर उसने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया था। हर रुपया डालते हुए उसे लगता था कि वो अपने बेटे के सपने में एक और ईंट लगा रहा है। धीरे धीरे गुल्लक भारी होने लगी। ये केवल सिक्कों का ढेर नहीं था, ये रामू के त्याग, उसकी उम्मीद और उसके अटूट विश्वास का प्रतीक था। शांति ने देखा कि रामू में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। उसे लगने लगा था कि भले ही रास्ता कठिन हो, पर वो अपने सपने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अध्याय 4, निवेश का बीज, छोटी बचत, बड़ा परिणाम। 6 महीने बाद जब रामू और शांति ने रोहन के गुल्लक को खोला तो उसमें लगभग 3000 रुपये जमा हो चुके थे। ये उनके लिए एक बड़ी रकम थी। रामू की आंखें नम हो गईं। ये पहला मौका था जब उसने अपनी बचत को साकार होते देखा था। गोपाल काका ने कहा, देखा रामू, बूंद बूंद से सागर भरता है। अब इन पैसों को घर में रखने से क्या होगा, इन्हें काम पर लगाओ। रामू को फिर से निवेश शब्द पर अचंभा हुआ। गोपाल काका ने समझाया, पोस्ट ऑफिस में एक रेकरिंग डिपॉजिट आरडी योजना होती है। इसमें तुम हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हो और कुछ सालों बाद तुम्हें उस पर ब्याज मिलता है। ये पैसा घर में रखने से चोरी हो सकता है या खर्च हो सकता है, पर पोस्ट ऑफिस में ये सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा भी। रामू ने तुरंत गोपाल काका की सलाह मानी। उसने पोस्ट ऑफिस में एक रेकरिंग डिपॉजिट खाता खुलवाया। उसने पहले 3000 रुपये की शुरुआती जमा राशि रखी और हर महीने 500 रुपये जमा करने का संकल्प लिया। ये 500 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कई बार ऐसा होता कि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, तो वो उधार लेता या किसी और काम में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उन पैसों का इंतज़ाम करता। शांति ने भी कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि ये उनके बच्चे के भविष्य के लिए है। गोपाल काका ने रामू को चक्रवृद्धि ब्याज का सरल सिद्धांत समझाया। ब्याज पर ब्याज रामू, यही पैसों को तेज़ी से बढ़ाता है। आज तुम जो छोटी सी रकम बचा रहे हो, 10-15 साल बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। रामू को ये बात समझ में आने लगी। उसे लगा कि वो सिर्फ पैसा नहीं बचा रहा, बल्कि समय के साथ उसे कई गुना बढ़ा रहा है। ये एक जादू जैसा था। वो अब हर महीने बेसब्री से पोस्ट ऑफिस जाने का इंतजार करता। रसीद पर अपनी जमा की हुई रकम को बढ़ता देख उसे एक अजब सी खुशी होती। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उसके बेटे के सपनों का प्रमाण था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि इस खाते में वो कभी कमी नहीं आने देगा, चाहे जो भी हो जाए। ये खाता रोहन की उच्च शिक्षा का आधार बनेगा, ये उसका विश्वास था। अध्याय 5, रोहन का बचपन और पिता की चुप्पी। रोहन अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वो 3री कक्षा में था और अपनी पढ़ाई में होशियार था। उसे कहानियां पढ़ने का और गणित के सवाल हल करने का बहुत शौक था, पर वो अपने पिता के त्याग और संघर्ष से पूरी तरह अनजान था। रामू और शांति ने कभी उसे अभाव महसूस नहीं होने दिया। जब भी रोहन को किसी किताब या स्कूल के सामान की ज़रूरत होती, रामू उसे तुरंत लाकर देता, भले ही उसे खुद को भूखा क्यों न रहना पड़े।
रोहन कभी कभी देखता कि उसके दोस्त नए खिलौने या रंगीन कपड़े पहनकर आते हैं तो उसे भी मन में थोड़ी इच्छा होती, पर रामू ने उसे सादगी और मेहनत का महत्व सिखाया था, इसलिए वो कभी जिद नहीं करता था। बेटा, मेहनत से सब मिलता है, आज तुम पढ़ो, कल तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे, रामू उसे समझाता। रामू हर शाम काम से लौटकर रोहन के साथ बैठता, उससे स्कूल की बातें पूछता, उसकी पढ़ाई में मदद करता। जब रोहन किसी सवाल को हल कर लेता तो रामू की आंखों में एक चमक आ जाती थी। वो जानता था कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। रात को जब रोहन सो जाता तो रामू और शांति अक्सर फुसफुसाते हुए उसके भविष्य की बातें करते। क्या वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर? उनके मन में अनगिनत सपने थे। रोहन को कभी नहीं पता चला कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पसंद की धोती खरीदना बंद कर दिया था, या शांति ने अपने गहने गिरवी रखने की बात को हमेशा टाल दिया था, ये सोचकर कि शायद ज़रूरत पड़े। रोहन को नहीं पता था कि जिस रोज़ाना 500 रुपये की आरडी किश्त रामू भरता है, उसके लिए वो कई बार भूखे पेट भी काम करता है। ये एक मौन प्रेम था, एक चुपचाप किया गया त्याग, जिसकी गहराई को समझना किसी बच्चे के लिए संभव नहीं था। रामू चाहता था कि रोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उसे दुनियावी चिंताओं से दूर रखे। वो खुद सारी चिंताएं झेलने को तैयार था। उसकी पोस्ट ऑफिस की पासबुक उसकी झोपड़ी के एक पुराने संदूक में सुरक्षित रखी थी, जिस पर उसने रोहन का भविष्य लिखा था। वो पासबुक रामू के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके सपनों का जीवित प्रमाण थी। वो कभी कभी रात में उसे निकालकर देखता, अंकों को जोड़ता घटाता और भविष्य के सुनहरे सपने बुनता। अध्याय 6। अप्रत्याशित संकट और संचित धन का महत्व। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। रामू के जीवन में भी एक बड़ा संकट आया, जिसने उसकी सारी योजनाओं को एक पल के लिए हिला दिया। एक बार गांव में हैजा फैल गया, कई लोग बीमार पड़े और दुर्भाग्य से शांति भी उसकी चपेट में आ गई। उसकी हालत गंभीर थी और उसे तुरंत शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। रामू के पास उस समय केवल कुछ ही रुपए थे। शहर के अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था और दवाइयां भी महंगी थीं। रामू भागा दौड़ा गांव के साहूकार के पास गया, पर साहूकार ने ऊंची ब्याज दर पर ही पैसे देने की बात की और उसके बदले में जमीन के कागजात गिरवी रखने को कहा। रामू जानता था कि एक बार जमीन हाथ से निकल गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो हताश होकर घर लौटा। रोहन माँ को दर्द में देखकर रो रहा था। रामू की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अचानक गोपाल काका की बात याद आई। बचत सिर्फ सपने भूरे करने के लिए नहीं रामू, वो मुश्किल वक्त में तुम्हारी ढाल भी बनती है। रामू ने तुरंत अपने पुराने संदूक से पोस्ट ऑफिस की पासबुक निकाली। आरडी खाता खुले हुए करीब 5 साल हो चुके थे और उसमें अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी, लगभग 30,000 रुपये। ये रकम रामू ने कभी हाथ नहीं लगाई थी, वो सिर्फ रोहन की पढ़ाई के लिए थी, पर अब शांति की जान पर बनी थी। रामू ने अगले दिन सुबह ही पोस्ट ऑफिस जाकर आरडी तोड़वाई। उसने सारे पैसे निकाले और शांति को शहर के अस्पताल ले गया। उन पैसों से शांति का इलाज हुआ और वो कुछ हफ्तों में ठीक होकर घर लौट आई। रामू ने राहत की सांस ली। उस दिन उसे सच्चे अर्थों में बचत का महत्व समझ में आया। उसने देखा कि उसकी छोटी छोटी बचत ने आज एक बड़े संकट से उसे और उसके परिवार को बचा लिया। ये पैसा अगर घर में होता तो शायद खर्च हो जाता या चोरी हो जाता, पर पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहने के कारण ये उनके काम आया। इस घटना ने रामू की वित्तीय समझ को और मजबूत कर दिया। उसने गोपाल काका से फिर मुलाकात की और उन्हें सारी बात बताई। गोपाल काका ने कहा, यही तो वित्तीय सुरक्षा है रामू। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। तुम सिर्फ एक आरडी खाते पर निर्भर मत रहो, थोड़ा पैसा एक साधारण बचत खाते में भी रखो, जो तुम कभी भी निकाल सको। रामू ने फिर से बचत करना शुरू किया, पर इस बार वो ज्यादा समझदारी से कर रहा था। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, एक आपातकालीन निधि बनाना, जो किसी भी अप्रत्याशित संकट से निपटने में मदद करे। उसका विश्वास था कि वो रोहन के सपने को फिर से पूरा करेगा, क्योंकि अब उसके पास न केवल मेहनत थी, बल्कि वित्तीय बुद्धिमत्ता भी थी। अध्याय 7। शिक्षा का निवेश, सबसे बड़ी पूंजी। समय तेजी से गुजर रहा था। रोहन ने अपनी 10वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। वो पूरे गांव में अव्वल आया था। रामू और शांति का सीना गर्व से फूल गया। अब वक्त आ गया था रोहन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का। रोहन एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करना चाहता था, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ता। शहर में रहना, खाना पीना और कॉलेज की फीस, सब कुछ बहुत महंगा था। रामू ने अपनी आरडी को दुबारा शुरू कर दिया था और उसमें कुछ पैसे जमा भी हो चुके थे, पर वे इतनी बड़ी रकम के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसे एक बार फिर चिंता ने घेर लिया। इतने पैसे कहाँ से आएंगे शांति? उसने पूछा।
शांति ने कहा, हमने रोहन के लिए इतना संघर्ष किया है रामू, अब पीछे नहीं हट सकते। गोपाल काका रामू के पास आए। देखो रामू, शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। ये तुम्हें केवल पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और अवसर देता है। रोहन होशियार है, उसे ये मौका मिलना चाहिए। उन्होंने रामू को समझाया कि उच्च शिक्षा के लिए बैंक से शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन भी मिलता है। इसमें ब्याज दर कम होती है और चुकाने का समय भी ज़्यादा मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये एक निवेश है जो तुम्हें भविष्य में कई गुना रिटर्न देगा। रामू को ये विचार पसंद आया। उसने अपनी बची हुई आरडी की रकम को रोहन के कॉलेज की शुरुआती फीस के लिए इस्तेमाल किया और बैंक से एक छोटा शिक्षा ऋण लिया। ये एक जोखिम भरा कदम था, पर रामू को रोहन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। दिन में मजदूरी के अलावा वो शाम को गांव के बाजार में सब्जी बेचने का काम भी करने लगा। शांति ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। वे दोनों पति पत्नी मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, रोहन का भविष्य। रामू ने गोपाल काका से बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन के बारे में भी सीखा। रामू, आज जो पैसा तुम बचा रहे हो, 10 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं, उसे ऐसे निवेश करना ज़रूरी है जिससे वो महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। गोपाल काका ने उसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और कुछ छोटी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिनमें आरडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता था। रामू ने अपनी कुछ बचत को एफडी में भी लगाना शुरू किया, जिससे उसके पैसों को महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। उसका मानना था कि एक समझदार निवेशक वही जो समय के साथ अपने निवेश को बदलता रहे और उसे बेहतर बनाता रहे। अध्याय 8, शहर की राह, रोहन का संघर्ष और पिता का संबल। रोहन शहर पहुंचा। छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े महानगर में आना उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। चकाचौंध भरी सड़कें, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी। पहले तो उसे बहुत अकेलापन और डर महसूस हुआ, पर उसने अपने पिता के सपने को याद रखा। कॉलेज में पढ़ाई का दबाव ज्यादा था और खर्च भी बढ़ गया था। रामू हर महीने उसे पैसे भेजता, भले ही उसे इसके लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। रोहन को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने या महंगी चीजें खरीदने की इच्छा होती, पर वो हमेशा अपने पिता के त्याग को याद रखता। उसने शहर में एक छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी, ताकि वो अपने कुछ खर्च खुद उठा सके। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता पर और बोझ पड़े। जब भी उसे मुश्किल होती, वो अपने पिता को फ़ोन करता। रामू उसे हमेशा हिम्मत देता, बेटा तू चिंता मत कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। रामू की आवाज़ में हमेशा एक अजीब सा आत्मविश्वास होता था, जो रोहन को ताकत देता था। रोहन ने अपने पिता से सीखा था कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। वो हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखता, अनावश्यक खर्चों से बचता और अपनी बची हुई पॉकेट मनी को एक छोटे से बचत खाते में जमा करता। उसे अपने पिता की वो बात याद थी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला, जहां उसे वजीफा यानी स्टाइपेंड भी मिलता था। ये उसकी पहली असली कमाई थी। उसने तुरंत उसमें से कुछ पैसे अपने माता पिता को भेजे। रामू और शांति ने जब वो मनी ऑर्डर देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका सपना अब साकार होने के करीब है। रोहन सिर्फ इंजीनियर नहीं बन रहा था, वो एक जिम्मेदार और समझदार इंसान भी बन रहा था। अध्याय 9, सपनों की उड़ान, रोहन की सफलता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन को एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी पहली सैलरी काफ़ी अच्छी थी, पर उसने अपने पिता की सिखाई हुई सादगी और वित्तीय अनुशासन को नहीं छोड़ा। उसने सबसे पहले एक बचत योजना बनाई। अपनी सैलरी का 30% बचत और निवेश के लिए, 20% घर खर्च के लिए, माता पिता को भेजने के लिए और 50% अपने निजी खर्चों के लिए। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, पिताजी अब आप काम छोड़ दीजिए, अब आपकी मेहनत करने की उम्र नहीं है। रामू की आंखों में पानी भर आया, पर उसने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तू अपनी जिंदगी बना। पर रोहन ने जिद की। उसने हर महीने अपने माता पिता के लिए एक निश्चित रकम भेजना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। उसने सबसे पहले अपने पिता का शिक्षा ऋण चुकाया। फिर उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक छोटा पक्का घर बनवाया, जिसमें सभी सुख सुविधाएं थीं। रामू और शांति के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। वे अपने नए घर में बैठकर अपनी पुरानी झोपड़ी को याद करते और रामू के संघर्ष को। रोहन ने देखा कि उसके कई दोस्त अच्छी कमाई होने के बावजूद बेतरतीब खर्च करते हैं और हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं।
पर रोहन ने अपने पिता से सीखा था कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे बचाना और सही जगह निवेश करना। उसने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों के बारे में जानकारी हासिल की और छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया। वो जानता था कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करने से मिलती थी। रामू अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो रोहन के बचपन में थी। वो अपने बेटे की सफलता को देखकर सुकून महसूस करता था। उसका पिता का सपना अब केवल सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका था। रोहन ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बनाई थी, बल्कि अपने माता पिता के जीवन को भी बदल दिया था। ये सब रामू के उस छोटे से गुल्लक से शुरू हुआ था, जो एक दिन सपनों के निवेश में बदल गया। अध्याय 10 विरासत का महत्व, पिता की सीख और पुत्र की समझ। रोहन की सफलता केवल उसकी आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने पिता द्वारा सिखाई गई वित्तीय बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों की सच्ची विरासत थी। उसने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया था, उसके पीछे उसके पिता का अथक परिश्रम, मौन त्याग और दूरदर्शिता थी। रोहन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसके पिता ने केवल उसके लिए पैसे नहीं जुटाए थे, बल्कि उसे जीवन जीने का एक अमूल्य सूत्र भी दिया था। मेहनत करो, बचत करो और समझदारी से निवेश करो। एक दिन रोहन अपने माता पिता के साथ नए घर में बैठा था। रामू एक पुरानी पासबुक पकड़े हुए था, वही पासबुक जिसमें उसकी पहली आरडी की एंट्री थी। पिताजी, आपने उस समय जो छोटी छोटी बचत की, वही आज हम सबको यहाँ तक ले आई है, रोहन ने कहा। मुझे याद है आप कैसे हर दिन गुल्लक में 1 रुपया डालते थे, तब मुझे उसका मतलब नहीं पता था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उस समय मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस एक ही बात समझता था कि अपनी खुशी को मारकर भी अगर तेरे भविष्य में कुछ जोड़ पाऊं तो वही मेरा सबसे बड़ा सुख होगा। गोपाल काका ने मुझे सही राह दिखाई। रोहन ने अपने पिता से आग्रह किया कि वो गांव में गोपाल काका के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलेगा, जहां गांव के लोगों को बचत, निवेश और वित्तीय योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये गोपाल काका और उनके पिता रामू की सीख का सम्मान होगा। रामू ने देखा कि उसका बेटा न केवल आर्थिक रूप से सफल है, बल्कि उसमें सामाजिक चेतना और दूसरों की मदद करने की भावना भी है। ये उसे और ज्यादा खुशी देता था। अब रामू और शांति का जीवन बहुत आरामदायक था। रामू अब रोज सुबह शांति से उठकर अपनी छोटी से आंगन में बैठता, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और रोहन की सफलता को देखकर मन ही मन मुस्कुराता। उसे कभी अपनी गरीबी का पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस गरीबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था, अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा। उसे गर्व था कि उसने अपने बेटे को केवल दौलत नहीं, बल्कि दौलत को कैसे संभालना और बढ़ाना है, ये सिखाया था। ये एक पिता की सबसे बड़ी विरासत थी। अध्याय 11 नई पीढ़ी, नई सीख, चक्र का पुनरावर्तन। साल गुजरे और रोहन ने शादी की। उसके भी 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। रोहन ने अपने बच्चों को वही मूल्य और वित्तीय शिक्षा देना शुरू किया जो उसने अपने पिता से सीखी थी। वो उन्हें दादाजी की कहानियां सुनाता था कि कैसे दादाजी ने एक छोटे से गुल्लक से शुरुआत की थी और कैसे उनकी मेहनत और समझदारी ने उनके परिवार का भविष्य बदला था। रोहन ने अपने बच्चों के लिए भी एक बचत खाता खुलवाया और उन्हें हर महीने उसमें पैसे डालने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें पॉकेट मनी का हिसाब रखना सिखाया, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क बताया और समझाया कि कैसे छोटी छोटी बचतें और समझदारी से किए गए निवेश भविष्य में बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। उसके बच्चों को अपने दादाजी की कहानी बहुत पसंद थी और वो भी अपने दादाजी की तरह समझदार और मेहनती बनना चाहते थे। रामू अब एक शांत और संतुष्ट बुजुर्ग व्यक्ति बन चुका था। वो अपने पोते पोतियों को देखता और उनकी आंखों में वही चमक पाता जो कभी रोहन की आंखों में थी। वो उन्हें अपने पास बिठाता, हाथ में एक पुराना सिक्का लेकर कहानियां सुनाता कि कैसे हर सिक्के की अपनी एक कहानी होती है और कैसे उसे सही जगह लगाने से वो एक बड़ा पेड़ बन सकता है। उसकी आंखें अब थक चुकी थीं, पर उनमें एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि उसका सपनों का निवेश सफल रहा है। उसने केवल अपने बेटे के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया था। रामू की कहानी केवल एक पिता के त्याग की नहीं थी, बल्कि वित्तीय साक्षरता, दूरदर्शिता और अटूट प्रेम की भी थी। उसका सपना अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक अमूल्य विरासत के रूप में आगे बढ़ रहा था। ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा निवेश जो हमेशा बढ़ता रहेगा। पिता का निवेश, सपनों की उड़ान। सच्ची दौलत केवल धन संग्रह में नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से निवेश करने और अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत भविष्य बनाने में है।
त्याग, संयम और वित्तीय साक्षरता ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं।